नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं साधना प्लस बिहार झारखंड। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सबकी हेडलाइंस पर। खगड़िया में तेज हुआ चुनावी प्रचार। 8 अक्टूबर को होने हैं पंचायत चुनाव। घर घर जाकर मतदाताओं से कर रहे प्रत्याशी अपील। नालंदा में सुशासन बाबू के दावों की खुली पोल। शराबबंदी कानून के बावजूद फल फूल रहा शराब का कारोबार। जिला मुख्यालय से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। कैमूर में ईवीएम मशीन हुई खराब। जिला परिषद भाग 2 की नहीं हो पाई मतगणना। 4 अक्टूबर को फिर से होगा मतदान। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार ने खेला खूनी खेल। गुस्साई सोनी देवी ने विपक्ष पर करवाया हमला। मामले में पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। और जामताड़ा में कांग्रेस महिला मोर्चा की सच्चाई कार्यक्रम का आयोजन। सच्चाई आपके द्वार पुस्तक का किया गया विमोचन। प्रभारी इंद्राणी मिश्रा ने किया विमोचन। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में आगामी 8 अक्टूबर को होने वाले चुनाव को लेकर खगड़िया में भी चुनावी प्रचार अब तेज हो गया है। बता दें कि हर प्रत्याशी अपने अपने लोक लुभावन दावे और विकास के विजन से जनता को रिझाने में पूरी ताकत झोंक रहा है। वहीं अगर हम बात परबत्ता प्रखंड के केवला पंचायत की करें तो यहां भी चुनावी प्रचार जोरों पर है। इसी कड़ी में कबेला पंचायत के सिटिंग प्रत्याशी बालकृष्ण शर्मा का कबेला पंचायत में तूफानी दौरा जारी है। बता दें कि बालकृष्ण शर्मा पंचायत के बल्हा, कबेला, डुमरिया के सभी वार्डों में आज घर घर जाकर मतदाताओं से मिले और अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच रखा। इस दौरान उन्होंने पंचायत में स्वरोजगार के जरिए पंचायत वासियों को आर्थिक रूप से सशक्त करने का भरोसा भी दिलाया। बता दें कि पब्लिक से मिल रहे समर्थन से उत्साहित बालकृष्ण का दावा है कि उनकी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि उनके कार्यकाल में कबेला पंचायत में चहुमुखी विकास हुआ है। वहीं इन 3 गांव वाले इस पंचायत की कुल जनसंख्या जहां लगभग 11,800 है, वहीं कुल मतदाता 8,432 वाले इस पंचायत में 15 वार्ड हैं। बता दें कि इस बार पंचायत में मुखिया पद के लिए 17 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वहीं पंचायत की बात अगर की जाए तो इसका कुछ भाग बाढ़ से प्रभावित भी रहता है। 2001 से जब से चुनाव होना शुरू हुआ है तो कबेला पंचायत में यहाँ जो 20 वर्षों से जो काम नहीं हुआ था, 15-16 वर्ष से, उस काम को मैंने 5 साल में करके दिखाया है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा मतलब काम नहीं है जिसको कि मैंने यहाँ पर इस पंचायत में मैंने उतारने का काम नहीं किया। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लगभग 1200 आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना देने का हमने काम किया। उसके बाद कुछ उसमें जो छूटे हुए व्यक्ति जिसका परिवार का नाम नहीं दिया गया था, लगभग 600 परिवार को मैंने इसमें जोड़ने का काम किया है, नया परिवार को। और पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से नालंदा में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। कई इलाकों में तटबंध टूट गए हैं, जिसके चलते लोगों की आवाजाही बाधित हो गई है। इसी बीच बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा पहुंचे हैं, जहां सड़क से उनका काफिला सबसे पहले बिंद पहुंचा। यहां के बाद वो अस्थावा, रहुई और कतरीसराय पहुंचे। बता दें कि बिंद प्रखंड में उन्होंने घूमकर क्षति का जायजा लिया और अधिकारियों को जल्द से जल्द टूटे तटबंधों को मरम्मत कराने के निर्देश दिए। आखिर में सीएम कतरीसराय पहुंचे, जहां सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित इलाका इसे बताया जा रहा है। वहीं पटोरिया गांव की प्रक्रिया संपन्न हुई। वहीं बिहार पंचायत चुनाव के चौथे चरण के मतदान के लिए ढाका प्रखंड कार्यालय में प्रत्याशियों द्वारा 5वें दिन सभी पदों के लिए नामांकन दाखिल किया गया। बता दें कि नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी आबिद हुसैन ने नामांकन प्रक्रिया में कार्यरत सभी कर्मियों और पुलिस पदाधिकारियों को धन्यवाद भी दिया। निर्वाचित पदाधिकारी सब प्रखंड विकास पदाधिकारी ढाका, इस बात का घोषणा करता हूं कि जो 25 सितंबर 2021 से
एक पंचायत चुनाव 2021 आज 1 अक्टूबर 2021 को 4 बजे संध्या में समाप्ति की घोषणा करता हूं और जितने भी मेरे पदाधिकारी और कर्मचारी जिस विभाग से जुड़े हुए सहयोग किए हैं उनका आभार प्रकट करता हूं। नामांकन प्रक्रिया जो 25 तारीख से शुरू हुई थी पंचायत चुनाव को लेकर आज शांतिपूर्ण संपन्न हुई और बिना विघ्न के संपन्न हुई। सभी का सहयोग रहा। नाका प्रखंड के जितने भी वासी और कैंडिडेट यहाँ आए और यहाँ के कर्मचारी, पुलिस पदाधिकारी, कर्मी सभी का सहयोग रहा और ये नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण संपन्न हुई। जिले के दुर्गावती प्रखंड में दूसरे चरण की मतगणना मोहनिया के बाजार समिति में की जा रही है। बता दें कि इस दौरान जिला परिषद भाग 2 के बूथ नंबर 147 की ईवीएम की काउंटिंग जैसे ही शुरू की गई, ठीक उसी समय ईवीएम में तकनीकी समस्या आ गई। ईवीएम की समस्या को लेकर जिला परिषद भाग 2 का मतगणना सफल नहीं हो पाई, जिसे लेकर चुनाव आयोग और जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में सावट गांव के बूथ नंबर 147 पर जिला परिषद भाग 2 के लिए 4 तारीख को फिर से मतदान कराने का फैसला लिया गया है। बता दें कि यह मतदान सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होना है। वहीं इस संबंध में मोहनिया एसडीएम राहुल कुमार ने बताया कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में ईवीएम कमीशन का कार्य पूरा किया जाएगा। वहीं 4 तारीख को सावट गांव के बूथ नंबर 147 पर दुर्गावती भाग 2 से जिला परिषद पद के लिए फिर से मतदान कराना है। तो आपको बता दें कि 4 तारीख को सावट गांव के बूथ नंबर 147 पर दुर्गावती भाग 2 के जिला परिषद पद के लिए फिर से मतदान होना है। ये मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा, जो कि शाम को 5 बजे तक जारी रहेगा। वहीं इस पूरे मामले में एसडीएम का कहना है कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश में ईवीएम कमीशनिंग का कार्य पूरा किया गया है। 4 तारीख को दोबारा से मतदान होगा। ये मतदान सुबह से शुरू होकर शाम को 5 बजे तक रहेगा। दरअसल ईवीएम में तकनीकी समस्या आई थी, जिसकी वजह से मतगणना सफल नहीं हो पाई। वहीं अब एक बार फिर से मतदान कराने का फैसला लिया गया है। 4 अक्टूबर का दिन और तारीख निर्धारित की गई है दोबारा से मतदान को लेकर। वहीं इस दौरान मतदान के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी पहले के जैसे ही रखी जाएगी। बता दें कि ये मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा और शाम को 5 बजे तक जारी रहेगा। परिषद का कल मतगणना जारी था बाजार समिति में। उस क्रम में एक ईवीएम जो है बूथ नंबर 147 का वो डिस्प्ले काम नहीं कर रहा था, जिसके आलोक में जिला पदाधिकारी से मार्गदर्शन मांगा गया। उनके स्तर से आयोग से मार्गदर्शन मांगा गया। आयोग का जो निर्देशन आया कि यहाँ पर रीपोल किया जाए, पुनर्मतगणना, और उसी दिन काउंटिंग हो जाएगी। अब नए सिरे से चूंकि उस बूथ पे किया जाना है, उसके लिए नए सिरे से ईवीएम कमीशनिंग का काम डीएम साहब के आदेश के आलोक में हो रहा है। उसी के लिए हम लोग बढ़ते आगे, जहां जिला मुख्यालय बिहार शरीफ में देर शाम गुप्त सूचना के आधार पर सदर डीएसपी डॉक्टर शिबली नोमानी के नेतृत्व में नगर थाना क्षेत्र अजीज घाट मोहल्ले में छापेमारी की गई, जहां 2 घरों से भारी मात्रा में विदेशी शराब बनाने के उपकरण, खाली बोतल, रैपर जैसे तमाम चीजों को बरामद किया गया। वहीं पुलिस इस घर में रहने वाली 2 महिला सदस्यों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन बावजूद इसके शराब माफिया सफेद पोश या फिर खाकी के सहयोग से जिले में खुलेआम इस गोरख धंधे में तेजी से फल फूल रहे हैं, जिसने सुशासन बाबू नीतीश कुमार के खोखले दावों की पोल भी खोलकर रख दी है। वहीं जिला मुख्यालय में इस धंधे का खुलासा होने से जहां एक ओर शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो राज्य में शराबबंदी कानून लगातार लागू है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आना जो कहीं न कहीं नीतीश बाबू के दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही हैं। बता दें कि इस दौरान शराबबंदी कानून की वजह से, कानून के बावजूद भी खुलेआम लगातार धड़ल्ले से शराब बिक्री हो रही है, लेकिन इस दौरान पुलिस भी काफी सक्रिय नजर आ रही है। बता दें कि जिला मुख्यालय से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई है, जिससे शराब माफियाओं में तो हड़कंप मचा ही हुआ है, लेकिन इस दौरान प्रशासन की कार्यशैली पर भी कई बड़े सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं।
और अब बात मधेपुरा की करेंगे, जहां जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत साहूगढ़ 2 जानकी टोला में पंचायत चुनाव की गिनती खत्म होते ही चुनाव हारने वाले उम्मीदवार ने खूनी खेल खेलना शुरू कर दिया। बता दें कि देर रात मधेपुरा सदर प्रखंड के साहूगढ़ पंचायत संख्या 2 के वार्ड सदस्य उम्मीदवार सोनी देवी चुनाव हार गई। इस बात से गुस्साई सोनी देवी के परिजनों ने गांव से निकलने का रास्ता ही बंद करा दिया। इसके बाद स्थानीय पीड़ितों ने मधेपुरा सदर थाने में इसकी लिखित शिकायत की। शिकायत के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और रास्ता खुलवाया और दोनों पक्षों को किसी तरह से समझाया गया, लेकिन पुलिस के जाने के तुरंत बाद ही पराजित वार्ड सदस्य के परिजनों ने बाहर से अपराधी बुलाकर विरोधी पक्ष के घर पर हमला करवा दिया और जमकर इस दौरान गोलीबारी भी की गई, जिसमें 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। बता दें कि सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल मधेपुरा में जारी है। वहीं घटना के बाद हरकत में आई पुलिस ने 4 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। तो चुनाव हारना प्रत्याशियों को आजकल इतना भारी पड़ रहा है, हार लोगों को इतनी बर्दाश्त नहीं हो पा रही कि दूसरे पक्ष के लोगों पर जानलेवा हमला कराने की कोशिश की गई। ताजा मामला जो निकल करके सामने आया, जहां हारी हुई प्रत्याशी सोनी देवी ने गांव से बाहर निकलने का रास्ता ही बंद करवा दिया। वहीं जब पीड़ित पक्ष ने पुलिस को आवेदन दिया, पुलिस से शिकायत दर्ज कराई, तो पुलिस मौके पर पहुंची, समझाया बुझाया गया, लेकिन बावजूद इसके सोनी देवी और उनके परिजनों में समझ कहीं से देखने को नहीं मिली, जिसके बाद गुस्साई प्रत्याशी ने विपक्ष पर गोलीबारी करवाई। दूसरे पक्ष के लोग इस दौरान गंभीर रूप से घायल भी हुए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि इस पूरे मामले में अब पुलिस हरकत में आ गई है, जहां 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मधेपुरा का ये पूरा मामला, जहां चुनाव हारने वाले उम्मीदवार ने अब खूनी खेल खेलना शुरू कर दिया है। दो आदमी को, भैया को लगा, चाचा को गोली लगा, ऐसे कि वो सब रास्ता बार बार बाधित कर देता है। वोट वो सब उन्हें दिए ना, वार्ड सदस्य खड़ा हुआ था, उसके लिए रास्ता बाधित कर दिया। और उसके लिए हम लोग जब पुलिस प्रशासन गया, रास्ता खोल दिया, और खोलने के बाद जब पुलिस प्रशासन वापस आया तो सब गोली लेके आया, पूरा अंदुजार तोड़ किया, अंदुजार गोली चलाया, 25-30 गोली फायरिंग किया, जिसमें 4 गोली लगा है। हमको भी 1 गोली लग के यहाँ पे छू के निकला है, भैया को 2 गोली लगा है बाएं पे छाती पे, और अंकल को लगा है पैर पे गोली। और उसमें विक्रम गोली चलाया, राजेंद्र स्वर्णकार गोली चलाया, उसके बाद मनीष चलाया गोली, और बिट्टू चलाया गोली, और उसके पास 4-5 कट्टा था और लगभग 25 गोली फायरिंग किया। सब किस गांव की घटना है ये? साहूगढ़ 2 जानकी टोला वार्ड नंबर 3। रास्ता घेर देलकै या, वार्ड सदस्य खराब भेलै, नहीं जितले हार गेलै, ओहि लगे मारे छै, पीटे छै, भगबै छै, कोर्ट कचहरी थाना जो जते जो दादा बाप है तो लागन बोला कर। तोर कतै एला अभी? हमरा के थाना लिए प्रशासन लिया जे की अगुवाई में दते करे के लिए की करते, हमरा के भागले रहबे सब बिना। के घेरलकै? राजेंद्र, लीलम देवी, उसके बाल बच्चा। बढ़ते आगे, जहां जेएमएम केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 रिपोर्ट पर चर्चा की। रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान बहुत दयनीय है। फूड इंडेक्स में आज भारत की जगह पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार से भी नीचे है। वहीं मिड डे मील योजना का नाम बदलकर अब पीएम कौशल योजना किए जाने को लेकर भी उन्होंने विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक योजना में पीएम अगर खुद को जोड़ रहे हैं तो इसकी गुणवत्ता पर भी उन्हें ध्यान जरूर देना चाहिए। पीएम पोषण योजना नहीं, बल्कि इसे पीएम शोषण योजना कहना कोई गलती नहीं होगी। आप लोगों ने देखा होगा, आज से 3 दिन पूर्व केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक हुई। उस बैठक में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अस्तित्व में आने के बाद केंद्र के द्वारा सभी राज्यों में 60% अंशदान और संबंधित राज्य द्वारा 40% अंशदान के माध्यम से कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में एक नया योजना शुरू की गई, जिसे मध्याह्न भोजन योजना का नाम दिया, मिड डे मील स्कीम। केंद्रीय कैबिनेट ने 2013 के उसी जो योजना है उसका नाम बदल, वो पीएम पोषण के नाम से अब जाना जाएगा। लेकिन बड़े चौंकाने वाले आंकड़े हम लोगों के पास। 2014 में जब ग्लोबल फूड इंडेक्स आया तब हम 55वें स्थान पर थे और हम लोगों का जो सूचांक था, उसका इंडेक्स जो था वो 31.2%।
हमसे ऊपर हमारे पड़ोसी श्रीलंका और नेपाल थे, लेकिन हमसे कई पायदान के बांग्लादेश और पाकिस्तान। उसके बाद हम सब जानते हैं कि मोदी जी की सरकार आई 2014 में सरकार आने के बाद परफॉर्मेंस हम लोगों का कोई सुधरा नहीं। हम 117 देशों में 102 नंबर पे आ, हमसे नीचे पाकिस्तान रहा, हमसे ऊपर बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका तो था ही, ये लोग आज 2019 में इस पर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने, लेकिन अत्यंत दुख के साथ शेयर करना पड़ता है कि हमारा जो इंडेक्स था 2000 में 38.9, 2006 में 37.5 और आज उससे लगभग से भी ज्यादा 27.2 इंडेक्स रेट हमारा हो गया है और हम 107 देशों की सूची में 94 स्थान पर, और हमसे ऊपर पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है और म्यांमार भी है जो हमारी पड़ोसी। बढ़ते आगे, जहां झारखंड में सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन एक बार फिर से चरम पर है। बता दें कि सहायक पुलिस कर्मियों के आंदोलन को लेकर ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका नहीं पहुंचे थे, लेकिन हजारों की संख्या में मोरहाबादी में आंदोलन कर रहे सहायक पुलिसकर्मी बापू वाटिका के सामने पैदल मार्च करते हुए इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए। बता दें कि हेमंत सरकार से नियुक्ति की मांग भी की। पुलिसकर्मियों का कहना है कि जब तक मांग नहीं सुनी जाएगी वो इस बार यहां से नहीं हटेंगे। रांची स्थित बापू वाटिका के समक्ष इस वक्त मैं मौजूद हूं। सहायक पुलिसकर्मी आज पैदल मार्च करते हुए यहां से गुजर रहे हैं। जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, गांधी जयंती के दिन अपनी मांगों को लेकर के वंदे मातरम के नारों के साथ ये तमाम पुलिसकर्मी जो है, सहायक पुलिसकर्मी अपने आंदोलन को और भी ज्यादा पुष्ट करने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज बापू वाटिका पहुंचना था, लेकिन जो सहायक पुलिसकर्मियों का हंगामा था, प्रदर्शन था, कहीं न कहीं इस बीच मुख्यमंत्री यहाँ नहीं पहुंचे हैं। अब जो मोरहाबादी मैदान में बैरिकेडिंग किया गया था, उस बैरिकेडिंग से गुजरते हुए तमाम जो सहायक पुलिसकर्मी हैं सड़क पर आ गए हैं और यहाँ से पैदल मार्च करते हुए जो है यहाँ से गुजर रहे हैं। मांग है, मैं बताऊं कि पिछले साल भी सहायक पुलिसकर्मी लंबे वक्त तक धरने पर हम लोग का कहा था कि शांति से क्रांति किया जा सकता है। बापू का हम लोग अहिंसा के रास्ते पे चल रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि उन्हीं के रास्ते पर रहें। हम लोग अपने आराम से अभी जितना भी हम लोग आंदोलन करेंगे सब शांति पे। इनकलाब जिंदाबाद के भी नारे लगे। इनकलाब जिंदाबाद के नारे क्यों? इसीलिए कि हमारी जो व्यथा है, जो दुख है, और हमारे जो सत्ताधारी हैं वो सुन नहीं रहे हैं। इसीलिए जो हमारी जो पहले की गुलामी थी, उसी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए तो वादे किए गए थे पिछले साल, वो पूरे नहीं, वो कुछ पूरा नहीं किया, केवल धोखाधड़ी था। ये सत्ता पक्ष से केवल जो चॉकलेटी जो बच्चों को दिया जाता है मात्र वही था और कुछ नहीं। जो पिछली सरकार की कुछ कंप्लीट नहीं हुआ, जिसके चलते हम लोग इंकलाब के नारे लेके फिर से रोड में आए हुए हैं। तो गांधी जयंती के दिन और जो सहायक पुलिसकर्मी हैं वो धरने पर आंदोलन करते हुए, प्रदर्शन करते हुए सड़क पर कतारबद्ध तमाम पुलिसकर्मी जो है
हजारों का संख्या बल है इनका, और कुछ महिला पुलिसकर्मी भी है, उनसे भी बात करेंगे। आंदोलन कब तक जारी रहेगा? जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती। गांधी जी की जयंती है, अहिंसा की राह उन्होंने, हम भी अहिंसा के राह पे ही चल रहे हैं और हम भी आगे इसी राह पे चलेंगे और हम शांतिपूर्वक ही अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। बार भी लंबा आंदोलन था, वादा किया गया तोड़ दिया गया, इसीलिए हम दोबारा आए, क्योंकि हमारे साथ वादा खिलाफी किया गया है। सरकार हमारी बातों को नहीं मानी और आज भी देख ही रहे होंगे आप लोग किस तरह से बैरिकेड लगाया गया, जैसे वो नई नवेली दुल्हन है, उनको देख लेंगे हम लोग तो वो शर्मा जाएंगे। आने का वादा करके भी नहीं आए और इतना खर्चा किए जो इस पे हम पे ध्यान देते, इस गरीब बच्चों पे, तो शायद हम लोगों का कुछ भला हो जाता। तो मैं ये मुखालफत, ये विरोध सुना रहा था सहायक पुलिसकर्मियों की, जो आज अब सड़कों पर उतर करके क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। दरअसल गांधी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मोरहाबादी स्थित इस बापू वाटिका में आना था, लेकिन मुख्यमंत्री इसी आंदोलन को लेकर कहीं न कहीं यहाँ नहीं पहुंचे हैं। पुलिसकर्मी इसको लेकर के खफा भी है, नाराजगी भी है उनमें है। देखने वाली बात होगी कि आंदोलन सहायक पुलिसकर्मियों का कब तक जारी रहता है। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची। और अब बात पतरातू की करेंगे, जहां डैम में विस्थापित नाविक संघ के द्वारा मंगाए गए मोटर बोट का विधिवत उद्घाटन बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने किया। बता दें कि विधायक अंबा प्रसाद ने अपने कार्यकर्ताओं और विस्थापित नाविक संघ के सदस्यों के साथ खुद इस मोटर बोट को चलाते हुए इसका आनंद उठाया। वहीं अंबा प्रसाद ने इस दौरान कहा कि हमारे क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात है कि पतरातू डैम की सुंदरता आज राष्ट्रीय स्तर पर प्रख्यात हुई है। पहले यहाँ के लोग बाहर जाया करते थे, लेकिन अब बाहर से लोग यहाँ आकर हमारे क्षेत्र के सौंदर्य का मजा उठाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है और ये नाविकों के सम्मान में हमने खुद नाव चला के हम बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे एक तो हमारा ये खूबसूरत दृश्य है और एक टूरिस्ट प्लेस है। कई सारे लोग दूर दूर से आते हैं, झारखंड से बाहर से भी आते हैं, झारखंड में दूर जो जिला है वहाँ से भी लोग आते हैं और ये एक ऐसा हब हो चुका है, एक ऐसा अट्रैक्शन बन चुका है कि यहाँ पे लोग शूटिंग भी करने आ रहे हैं। और पहले तो हमारे नाविक संघ के पास बस एक नाव था, अभी वो स्टीम बोट भी अब रखेंगे और सब लोग मिलके उसको चलाने का काम करेंगे। आजसू पार्टी की ओर से पतरातू प्रखंड के तमाम 42 पंचायतों में पंचायत सम्मेलन कर पंचायत कमेटी का विस्तार किया गया, जिसमें मुख्य रूप से पंचायत अध्यक्ष, पंचायत सचिव, सह सचिव, उपाध्यक्ष, संगठन सचिव, कार्यकारिणी सदस्य सहित एक पंचायत से 21 लोगों का चयन किया गया। बता दें कि पार्टी की ओर से ये उम्मीद भी जताई गई है कि पंचायत कमेटी विस्तार से पार्टी को मजबूती मिलेगी और आने वाले 2024 के लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनाव में आजसू पार्टी अपना परचम लहराएगी। मुख्य रूप से पंचायत सम्मेलन की अगुवाई करने वालों में आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव रोशन लाल चौधरी, जिला अध्यक्ष विजय साहू, जिला प्रखंड अध्यक्ष गंगाधर महतो समेत कई लोगों ने अपना योगदान दिया। अगली खबर देवघर से, जहां जिले के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कलेक्ट्रेट परिसर में जल जीवन मिशन रथ को हरी झंडी दिखाकर जिले के सभी प्रखंडों और पंचायतों के लिए रवाना किया। बता दें कि इस मौके पर उपायुक्त का कहना है कि इस योजना के तहत 2024 तक सरकार द्वारा जिले के ग्रामीण इलाकों में हर एक घर में पीने के पानी का कनेक्शन होगा। घरों तक पानी पहुंचाने के अलावा निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त मात्रा में पेयजल आपूर्ति के साथ इसकी गुणवत्ता और इसकी निगरानी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लोगों के 4 रथ निकले हैं इस पीएचईडी विभाग से, तो खासकर ये प्रचार प्रसार करेंगे, पानी का हार्वेस्टिंग हो, कंजर्वेशन हो और पानी का गुणवत्ता की भी जांच जो करना है। और साथ ही में हम लोग जो हर घर नल योजना जो है जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो चल रही है, उसके अंतर्गत ऐसे भी कुछ गांव बाकी है जिसमें विलेज एक्शन प्लान बनाना है और उसके बारे में भी प्रचार प्रसार करेंगे।
और शेखपुरा बरबीघा NH 333A पर बेटा गांव के रेलवे पुल के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। इस घटना में कार के परखच्चे उड़ गए। हालांकि किसी की जान माल को नुकसान नहीं पहुंचा। बता दें कि शेखपुरा से बरबीघा जाने के दौरान ट्रक ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में कार चालक बाल बाल बच गया, लेकिन कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं ट्रक चालक को स्थानीय लोगों के द्वारा बंधक बनाकर एक कमरे में बंद कर लिया गया। घटना के बाद घटनास्थल पर अब तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। आया समझ लो वहाँ से। अच्छा, गाड़ी में कितने लोग थे बैठे हुए? मस्त वो ड्राइवर ड्राइवर थे। क्या अभी ड्राइवर का स्थिति ठीक है? हाँ, हमने बच्चा है। कहाँ है? वहीं शेखपुरा जिले के भदौस गांव में एक युवक के द्वारा एक 3 साल के मासूम को जबरन किसी प्रकार का इंजेक्शन लगा दिया गया, जिस कारण बच्चे की स्थिति गंभीर हो गई। इस मामले में जब बच्चे के परिजनों ने आरोपी से पूछताछ की तो उसके साथ मारपीट की गई। बता दें कि इसका इलाज सदर अस्पताल में जारी है। इस मामले में बच्चे के पिता का कहना है कि उसका 3 साल का मासूम नयन कुमार को गांव के ही युवक गोलू कुमार ने जबरन किसी तरह का इंजेक्शन लगा दिया, जिसकी वजह से बच्चे की हालत बिगड़ गई। फिलहाल बच्चे की हालत में सुधार बताया जा रहा है। बता दें कि बच्चे का इलाज भी सदर अस्पताल में ही किया जा रहा है। ये बच्चा को सर कल 11 बजे सुई भोंक दिया और उसके बाद पूछने के लिए घर गया, कहने के लिए गया तो और उसका माई बाप लड़ने लगा। उसको पूछना चाहिए, समझाना चाहिए कि पानी भर के दिया कि दवा भर के दिया कि ऐसे खाली भोंक दिया सुई। और उसके बाद हम चलाए बाजार आए तो हमको फोन करके बुलाया कि तुम हमको घर में गाली गलौज किया है, तुम आओ, तुमको मारेंगे। आए तो हम घर आए तो उसके बाद घर से हम मिल पर आए, मिल था हमारा, वहाँ आए, उसके बाद आगे मारने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।